ये कहानी श्री नाम की एक औरत की है। 30 साल पहले उसने काला जादू की मदद से हरमन नाम के एक आदमी से शादी कर ली, लेकिन इन सब में नुकसान हुआ हरमन की गर्लफ्रेंड का, जिसका नाम था लाइला। लाइला हरमन के बच्चे की मां बनने वाली थी। उसने श्री के सामने भीख मांगी कि प्लीज हरमन को जादू से मुक्त कर दो, लेकिन श्री उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं। उसने लाइला को भगा दिया और हरमन को लेके अपनी दुनिया चली गई। श्री के इस काम का अंजाम इतना बुरा हुआ कि लाइला ने जार्वो नाम के एक ओझा के पास जाके काला जादू सीखा और कई साल के बाद वो वापस आई श्री और उसकी फैमिली से बदला लेने के लिए। सबसे पहले उसने हरमन को मारा और अब बारी थी श्री, उसके बेटे एंडी और उसकी बेटी टीना की। श्री ने लाइला से लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार लाइला अकेली नहीं थी, बल्कि उसकी बेटी हनुम भी उसके साथ थी। हनुम जिसने एंडी के साथ प्यार करने का नाटक किया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो अंदर ही अंदर इस परिवार को खत्म करना चाहती है। और आखिरकार लाइला और हनुम ने श्री और उसके परिवार को फंसा दिया, लेकिन इससे पहले वो लोग अपने प्लान में कामयाब हो पाते, एंडी ने अपने परिवार को बचाने के लिए लाइला और हनुम दोनों को मार दिया। किसी तरीके से श्री और उसका परिवार बच गए और अब इस हादसे को 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी श्री के दिल में एक डर है कि कहीं लाइला वापस ना आ जाए उसके परिवार को खत्म करने के लिए। ये सारी कहानी हमें काफिर 1 डील विद द डेविल में दिखाई गई है और अब बारी है इस कहानी के पार्ट 2 का। श्री अब तक डर में जी रही। वो ओझा के पास गई तो ओझा ने उसे कुछ टोटका बताया और वो टोटका श्री करती रहती है ताकि उसका परिवार, उसका घर काले जादू से बचा रहे। सबको ये सारी बातों को भूल चुके हैं। एंडी और टीना भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। एंडी ने शादी कर ली है और अब वो अपनी बीवी रानी के साथ बहुत खुश है, लेकिन वो लोग ये देखते हैं कि श्री अब भी ये बात भूल नहीं पाई। वो जगह जगह पे टोटके करती है ताकि उसके घर को किसी की नजर ना लगे। एंडी और टीना अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन श्री किसी की बात नहीं सुनती। कई साल बीत चुके हैं। एंडी हरमन के खेत में काम करता है और वो काफी कामयाब भी है, और टीना एक लॉयर बनने की तैयारी करी। श्री के दोनों बच्चे अपनी जिंदगी में काफी अच्छा काम कर रहे, लेकिन कई साल के बाद आज श्री को कुछ बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन क्या? जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो ओझा के पास जाती है, उससे पूछती है कि क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, क्या मेरे परिवार के साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन ओझा उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ डर रही हो। ओझा के समझाने के बाद श्री अपने घर पहुंचती तो वो ये देखती है कि रानी डरी हुई है। वो रानी से पूछती है कि क्या हुआ। तब रानी उसे बताती है कि आज जब वो काम कर रही थी तो श्री के मम्मी और पापा का फोटो गिर गया और फ्रेम टूट चुका है। अब ये देख के श्री को बहुत डर लग रहा है। वो अपने मम्मी और पापा को कॉल करने की कोशिश करती है। 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, रात हो जाती है, लेकिन ना उसकी मम्मी ना उसका पापा कोई भी कॉल को उठा ही नहीं रहे। एंडी अपनी माँ को समझाता है कि नाना और नानी शायद कहीं पर बिजी होंगे या शायद उनका फोन खराब हो चुका होगा, लेकिन श्री को बहुत अजीब लग रहा है। उसे बहुत डर लग रहा है। उसे ऐसा ही लग रहा है कि शायद कुछ ना कुछ गलत तो होने ही वाला है। अगली सुबह वो अपने मम्मी और पापा के घर जाती, लेकिन पूरे घर में ना उसका पापा कहीं है ना उसकी मम्मी। लेकिन अचानक जब वो उनके कमरे में पहुंचती तो ये देखती कि उसकी माँ मरी हुई है और उसके पापा भी अब मर चुके हैं। लेकिन फिर उसकी माँ जिंदा होती है और श्री के ऊपर हमला करती है। ये देख के श्री चिल्ला देती और तभी उसकी आंख खुलती है। ये उसका एक सपना था, लेकिन इस सपने के बाद वो 1 सेकंड के लिए भी अपने मम्मी और पापा से अलग नहीं रह सकती। वो अपने पूरे परिवार को लेके अपने घर जाती है। एंडी अपने माँ को समझा रहा है कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन खैर वो लोग घर पहुंचते हैं। श्री अपने पापा को देख के बहुत खुश है कि शायद ये एक सपना ही था। एंडी और टीना भी अपने नाना और नानी से मिलके बहुत खुश है। नाना सबको बताते हैं कि उनकी नानी की तबीयत बहुत खराब है और कुछ दिनों से वो अजीब अजीब हरकतें कर रही। सब कोई बहुत परेशान है। खैर वो लोग अंदर की तरफ जाते। रानी भी कई साल के बाद एंडी के नाना और नानी से मिल रही थी, तो वो भी बहुत खुश थी। और अब तो एंडी और रानी के पास एक और खुशखबरी थी। वो लोग माँ और बाप बनने वाले थे। रानी प्रेग्नेंट थी, लेकिन ये बात अब तक इन दोनों ने श्री को नहीं बताई थी, क्योंकि श्री अपने माँ बाप को लेकर काफी परेशान थी। वो लोग एक सही मौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन खैर फिलहाल तो वो नानी से मिलते हैं। नानी सबको कहती है बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लाती हूँ। लेकिन जैसे ही वो लोग खाने को देखते हैं तो नानी ने खाने में कीड़ों को बनाया है, सड़े हुए खाने को बनाया है।
ये देख के सबको उल्टी आने लगती है। श्री को लगता है कि शायद उसकी माँ बहुत बीमार है, लेकिन बेचारी को पता नहीं था कि आने वाले वक्त में क्या होगा। इन सब से दूर डीना बाहर की तरफ घूम रही है, जहाँ पर टीना को एक बिल्ली मिलती है। डीना ये सोचती है कि वो इस बिल्ली को पालेगी, लेकिन तभी उसकी नजर अपने नाना की तरफ जाती, जो कि गैरेज में जा रहे। उसे लगता है कि शायद उसके नाना को किसी मदद की जरूरत है। वो गैरेज में जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके नाना उसे मना कर देते हैं कि यहाँ पर मत आओ। डीना को भी लगता है कि शायद नाना को उसकी मदद की जरूरत नहीं होगी। याद रखिएगा ये गैरेज, याद रखिएगा नाना का काम, क्योंकि आगे इस कहानी ये गैरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। रात में सब कोई खाना खा रहे। एंडी सबको अपनी बचपन की कहानी सुना रहा है। सब कोई तो हंस रहे, लेकिन नाना और नानी एक दूसरे को बस घुरते जा रहे। लेकिन कुछ देर के बाद वो दोनों भी हंसना शुरू करते हैं, किसी इंसान की तरह नहीं। ऐसी हंसी जिसे देख के कोई भी डर जाएगा। श्री और उसके परिवार को ये लगता है कि शायद ये दोनों काफी बीमार हैं। रात में सब सो रहे, लेकिन रानी की आंख खुलती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके कमरे के बाहर कोई है। वो कमरा खोल के बाहर जाती तो बाहर तो कोई भी नहीं। तभी वहां नाना आते और रानी को समझाते कितनी देर तक जागना ठीक नहीं है, जाके सो जाओ। और फिर नाना बाहर की तरफ चले जाते, जहां पर नानी उसका इंतजार करी। और फिर वो दोनों गैरेज की तरफ चले जाते। रानी को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। खैर, अगली सुबह डीना ये देखती कि उसकी बिल्ली गायब है। कहाँ गई उसकी बिल्ली? एंडी अपनी बहन को समझाता है कि यहीं कहीं होगी, फिक्र मत करो। लेकिन डीना को ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ गलत हुआ है। जहां पर एक तरफ टीना काफी परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ रानी की भी हालत ठीक नहीं थी, क्योंकि अक्सर वो ये देखती थी कि नाना और नानी उसके पास आके खड़े हो जाते, सिर्फ उसे देखते रहते। क्यों? कुछ नहीं पता। और ये बात वो श्री को भी नहीं कह सकती थी, ये सोच के कि शायद श्री को बुरा लगेगा। एंडी भी कुछ दिनों से ये देख रहा था कि उसकी बीवी की हालत ठीक नहीं है, तो आज वो ये फैसला करता है कि वो अपनी बीवी को लेके बाहर जाएगा, अपना गांव दिखाएगा। एंडी रानी को लेके बाहर चला जाता है, उसे अपना पूरा गांव दिखाता है। लेकिन रानी अभी भी डरी हुई है। वो अपने पति से बात करती, उससे पूछती है कि आखिरकार श्री इतना डरी क्यों रहती है, क्यों उसे लगता है कि उसके परिवार के ऊपर कोई काला जादू कर सकता है। तब एंडी अपनी बीवी को सारी सच्चाई बता देता है, श्री के बारे में, अपने पापा हरबंद के बारे में, लाइला के बारे में और हनुम के बारे में। रानी भी अपने पति की बात समझती है, लेकिन इससे पहले एंडी कुछ और कह पाता, उसे एक बार फिर से कई सालों के बाद हनुम की आवाज आती, एंडी एंडी तुम मुझे भूल गए हो क्या? मैं तुम्हें याद हूं ना? और अब तो एंडी डर जाता है। वो अपनी बीवी को लेकर घर की तरफ जाता है और वहां दूसरी तरफ घर में डीना ये देखती है कि उसके नाना जंगल की तरफ कहीं जा रहे। वो अपने नाना को रोकने के लिए उनके पीछे जाती है, तो वो बेचारी ये देखती है कि उसके नाना किसी चीज को काट रहे हैं और उसके नाना के मुंह पे खून लगा है। डीना बहुत डर जाती है। वो अपने घर की तरफ भागती है, लेकिन इससे पहले वो अपनी माँ को कुछ बता पाती। अचानक पूरे घर से आवाज आती है और ये आवाज नानी की है कि पूरे चांद के दिन मरा हुआ जिंदा होगा, मरा हुआ जिंदा होगा। जैसे ही श्री और डीना किचन की तरफ जाते तो वो लोग ये देखते हैं कि नानी ने बिल्ली को मार दिया है। डीना बहुत रोती है, लेकिन श्री अपनी बेटी को समझाती कि नानी बीमार है। डीना बिल्ली को बाहर दफनाने के लिए जाती तो वो ये देखती कि नाना, जो कि अभी थोड़ी देर पहले जंगल में थे, अब वो गैरेज में क्या कर रहे? आखिर क्या है इस गैरेज में? रात में डीना अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती, लेकिन श्री एक बार फिर से उसे यही समझाती कि नाना और नानी बीमार है। डीना बहुत परेशान है, लेकिन इन सब से दूर एंडी बहुत डरा हुआ है, क्योंकि उसे अब हर जगह हनुम दिखती है। उस बेचारे को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। इस पूरे घर में हर किसी के साथ कुछ न कुछ होता ही जा रहा है। सब्र कीजिए, थोड़ी देर में सब कुछ पता चलेगा। रात में डीना की आंख खुलती तो वो ये दिखती कि नाना और नानी फिर से बाहर जा रहे। अब वो ये फैसला करती कि वो ये देख के ही रहेगी कि आखिरकार गैरेज में है क्या। वो गैरेज की तरफ जाती, लेकिन इससे पहले वो कुछ जान पाती। अब नाना उसे मारना चाहते हैं। किसी तरीके से डीना अपनी जान बचा के घर के अंदर आती, लेकिन ये क्या, नाना तो घर ही में। वो डीना को देखते हैं और कहते हैं आराम करो, बहुत रात हो चुकी है। अब डीना बहुत डर चुकी है। वो ये फैसला करती कि कल सुबह वो ये बात अपनी माँ को बताएगी। और वहां दूसरे कमरे में जब रानी की आंख खुलती है तो नानी उसके कमरे में और उसे देख के हंस रही। रानी भी बहुत डर जाती है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। अगली सुबह टीना श्री से बात करती,
लेकिन श्री अपनी बेटी की बातों का यकीन नहीं करी और वहां दूसरी तरफ रानी अपने पति को सब कुछ बताती है, लेकिन एंडी भी रानी की बातों का यकीन नहीं कर रहा। कोई भी रानी और टीना की बातों पे यकीन करने को तैयार ही नहीं, लेकिन बेचारों को पता नहीं था कि आगे क्या होगा। थोड़ी देर के बाद श्री ये दिखती है कि उसके मम्मी और पापा घर से गायब है। वो सबको बताती है, सब कोई श्री के मम्मी और पापा को ढूंढने लगते हैं। तब टीना सबको ये बताती कि उसने कुछ दिन पहले नाना को जंगल में जाते देखा था। सब कोई जंगल जाते, लेकिन वहां पर उन्हें बहुत सारी लाशें मिलती है, लेकिन नाना भी कहीं नहीं है और नानी भी कहीं नहीं। वो लोग किसी तरीके से अपने घर आते हैं। श्री बहुत रो रही, लेकिन जैसे ही वो लोग घर के अंदर पहुंचते हैं तो ये दिखते हैं कि नाना और नानी तो डांस कर रहे। वो लोग बहुत खुश है। श्री को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये लोग हमारे साथ कर क्या रहे। सब कोई परेशान होने लगते हैं, लेकिन नानी रानी के पास जाती और उससे कहती, तुम परेशान मत हो, तुम तो माँ बनने वाली हो ना, बच्चे पे असर ठीक नहीं होगा। ये बात सुन के श्री को भी अजीब लगता है, क्योंकि रानी और एंडी ने उसे बच्चे के बारे में कुछ नहीं बताया। वो रानी और एंडी दोनों को डांटती है और ये बात दोनों को बहुत बुरी लगती है। एंडी अपनी बीवी को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और टीना अपनी माँ से बात करती है कि भाभी माँ बनने वाली, और आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। श्री अपनी बेटी को समझा नहीं पाती कि आखिरकार उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और अब तो श्री को भी बहुत डर लग रहा है। थोड़ी देर के बाद सब कोई सो जाते हैं, लेकिन अब एंडी को हर जगह हनुम की आवाज आ रही है। वो बहुत परेशान हो जाता है। वो बाहर की तरफ निकलता है तो आज वो नाना और नानी को गैरेज की तरफ जाते हुए देख लेता है। वो उनका पीछा करता है, गैरेज के अंदर झांकता है तो ये देखता है कि नाना और नानी कुछ खा रहे। क्या अब तो उससे भी अपनी बहन की बातों पे यकीन हो रहा है कि जरूर इस गैरेज के अंदर कुछ ना कुछ तो है। और वहां दूसरी तरफ श्री की आंख खुलती है तो उसके सामने और कोई नहीं बल्कि उसका मरा हुआ पति हरमन है, जो कि हंसते हुए उसे कह रहा है, तुमने जो किया था ना, अब उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। इससे पहले श्री वहां से भाग पाती, अब वहां पर लाइला भी आ जाती। हरमन और लाइला श्री से कह रहे, तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा जरूर मिलेगी। और अब श्री समझ जाती कि उसकी बेटी, उसकी बहू, सब कोई सच कह रहे थे। इस घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। अगली सुबह वो ओझा से मिलने के लिए चली जाती, और जब टीना को श्री का लेटर मिलता है कि वो कुछ काम के लिए जा रही, तो टीना, रानी और एंडी तीनों परेशान हो जाते हैं। तब एंडी टीना और रानी को ये बता देता है कि उसने कल रात क्या देखा। ये तीनों एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग गैरेज में और नाना नानी के कमरे में जाके ये चेक करेंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्या है उस गैरेज में जिसे नाना और नानी दोनों छुपा रहे। एंडी गैरेज की तरफ जाता है और टीना नाना और नानी के कमरे की तरफ। रानी अकेली और वो डर रही है। जहां पर एक तरफ एंडी जब गैरेज की तरफ पहुंचता है तो वहां पर बहुत बदबू है, और फिर उसे वहां पर 2 लाशें मिलती है, अपने नाना और नानी की। और वहां दूसरी तरफ टीना के सामने फाइनली उसके नाना और नानी आते हैं अपनी असली रूप में, यानी कि मुर्दा, और एक साया टीना को बेहोश कर देता है। और तब रानी के कान में नानी की आवाज आती, रानी, रानी कहाँ हो तुम, मेरे पास आओ। रानी डरते हुए नानी के पास जाती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ और समझ पाती। एक साया उसे भी बेहोश कर देता है। और वहां दूसरी तरफ गैरेज में जब अपने नाना और नानी की लाश देखने के बाद एंडी वहां से निकलने की कोशिश करता है, तो फाइनली उसके सामने हनुम आती। हनुम जो कि अभी तक जिंदा थी, वो बच चुकी थी। एंडी समझ जाता है कितने दिनों में उसके फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ वो हनुम ही कर रही है। तब हनुम उसे बताती कि तुम्हें क्या लगा था मैं सब कुछ भूल जाऊंगी जो मेरी माँ के साथ हुआ। तुमने हम दोनों को मारने की कोशिश तो की और मेरी माँ मर गई, लेकिन मैं बच गई। तब से मैं एक मौके की तलाश में थी कि मैं तुमसे बदला लूं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। मैं एक हॉस्पिटल में काम करती थी और कई दिनों के बाद मैंने तुम्हें वहां देखा अपनी बीवी रानी के साथ। तुम दोनों बहुत खुश थे क्योंकि रानी माँ बनने वाली थी, और तब मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम्हें या तुम्हारे परिवार को खुश रहने नहीं दूंगी। मैं एक ओझा के पास गई, उससे मदद मांगा ताकि मैं भी काला जादू सीख सकूं और तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर सकूं, लेकिन वो ओझा माना नहीं। तब मैंने उस ओझा को मार के उसके दिल को खा लिया, और फिर मैंने उस ओझा से मदद ली जिसने मेरी माँ को काला जादू करना सिखाया, यानी कि जारवा। जारवा ने मुझे ये बताया कि श्री ने अपने घर में इतना टोटका किया है कि जब तक उसका परिवार उस घर में, तब तक
उसके परिवार को कुछ नहीं हो सकता। तब मैंने एक और प्लान बनाया। मैं तुम्हारे नाना और नानी के घर गई, उन दोनों को मार दिया और फिर उस घर से काला जादू करना शुरू किया। उनकी आत्माओं को भी अपने कब्जे में कर लिया। यानी कि इतने दिनों से एंडी और उसका परिवार जिसके साथ थे वो और कोई नहीं बल्कि आत्मा थी जो कि हनुम के लिए काम कर रही थी। और फिर हनुम ने श्री को वो सपना दिखाया और फिर श्री और उसका परिवार भागते हुए यहाँ पर आ गए अपने प्रोटेक्शन से दूर। जब तक वो अपने घर में थे तब तक सुरक्षित थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई नहीं बचा सकता। एंडी चिल्लाता है कि तुम मुझसे चाहती क्या हो, लेकिन इससे पहले हनुम उसे कुछ बता पाती। एक साया एंडी को भी बेहोश कर देता है। इन सब से अनजान जब श्री ओझा के पास पहुंचती है तो वो ओझा ये पता करने की कोशिश करता है कि आखिरकार श्री के साथ हो क्या रहा है। और तब हनुम का काला जादू ओझा को भी मार देता है। लेकिन मरने से पहले ओझा श्री को सब कुछ बता देता है कि ये सब एक चाल थी तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर निकालने की। और ओझा ये भी जान जाता है कि हनुम अभी भी जिंदा है और मरने से पहले ओझा श्री को उसे रोकने का तरीका बता देता है। लेकिन क्या श्री ऐसा कर पाएगी, आइए जानते हैं। और वहां दूसरी तरफ हनुम और चारपो श्री के पूरे परिवार को कैद कर चुका है। एंडी हनुम से पूछता है कि तुम चाहती क्या हो। तब हनुम उसे बताती है कि मैं अपनी माँ को लाइला को जिंदा करना चाहती हूँ, लेकिन ये काम ऐसे नहीं होगा। इसके लिए मुझे एक कुर्बानी देनी पड़ेगी और मैं तुम्हारे बच्चे की कुर्बानी दूंगी। एंडी हनुम को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हनुम अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और आखिरकार नर्क का दरवाजा खुलता है और लाइला जिंदा हो जाती है। जारपो एंडी के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे पापा को अपने बस में करने के लिए श्री ने काला जादू किया था, तो उसने शैतान से ये वादा किया था कि वो अपने फैमिली में से किसी एक की कुर्बानी देगी। लेकिन जब वक्त आया तो श्री पलट गई, तो इसलिए अब शैतान हनुम का साथ दे रहा है ताकि हनुम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मार सके। अब हनुम लाइला और चारपो सबको मारना चाहते थे, लेकिन अब श्री वहां पहुंच चुकी थी। वो पहले अपने बेटा और बेटी को आजाद करती है और अब श्री जानती थी कि उसे क्या करना है। इस जादू को, इस चाल को खत्म करने के लिए अब श्री को भी मरना पड़ेगा। लेकिन श्री अकेली नहीं मरती, वो अपने साथ साथ लाइला को भी मार देती। इससे पहले जारवो उन्हें रोक पाता, डीना ओझा का दिया हुआ पत्थर जारवो को मार देती और जारवो भी मर जाता है। और अब बची हनुम। तो अब एंडी अपने बच्चे का, अपनी माँ का बदला हनुम से लेता है। उसे मार के सब कुछ खत्म हो चुका है और आखिरकार टीना, रानी और एंडी बच जाते हैं। वो ये फैसला करते हैं कि वो इस घर को छोड़ के चले जाएंगे और वो लोग ऐसा ही करते हैं। और यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।